प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित अध्याय नंबर 1 यानी कि परिमेय संख्या। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में मात्र एक प्रश्नावली है और 3 उदाहरण है। अगर हम उदाहरण और प्रश्नावली को हल करेंगे तो 10 से 15 मिनट में हम हल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम परिमेय संख्या क्या होती है और उससे संबंधित हमें क्या क्या नियम पढ़ने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो अध्याय 1 आपका इसी क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां p और q पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो भी जमा वाली संख्या और घटा वाली संख्या होती है, जो भी धन वाली संख्या और ऋणात्मक संख्या होती है, वह सभी की सभी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए -2/3 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 6/7 भी परिमेय संख्या है और 9/-5 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान ले 0 लिख दिए हमने तो ये भी परिमेय संख्या है। -2 लिख दिए तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम देखिए 0/1 कर सकते ना, तो ये भिन्न के रूप में हो गई ना, बटे के रूप में हो गई, p/q के रूप में हो गई, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। -4 ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सभी की सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी 0 नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1/0 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। हमने पहले लिख रखा है यहाँ पर कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर हर में 0 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। 5/0 लिख देंगे तो ये भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब हर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या इसके जैसे होना चाहिए। ठीक है, ऊपर 0 आ जाए तो चलता है। ठीक है, माइनस वाली संख्या या प्लस वाली संख्या आ जाए तो भी चलता है, वो परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो आई होप आपको परिमेय संख्या क्या होती है ये पता चल गया होगा। इसके अलावा हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना चाहिए? कुछ 3 नियम आपकी बुक में दिए गए हैं। कर्म विनिमयता का नियम, साहचर्यता का नियम और वितरण का नियम। इन नियमों को हमें पढ़ना चाहिए। जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे तो इन नियमों को हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम 3 नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद उदाहरण हल करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नवाली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए उन 3 नियमों को पढ़ते हैं। तो पहला जो नियम है प्यारे बच्चों, कर्म विनिमयता का नियम। ठीक है, कर्म विनिमयता का नियम। कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता क्या होता है? जैसे मैं यहां पर 0 + 7 लिख दूं। ठीक है, कर्म विनिमयता मतलब कर्म को बदल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 आगे है +7 बाद में है, तो हम इसको बदल के इस तरह से लिख सकते हैं, 7 + 0 लिख सकते हैं। तो इसको आगे पीछे करने पर कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। 0 और 7 कितना कहलाएगा? 7 ही कहलाएगा। इधर भी 7 और +0 करेंगे तो 7 ही होगा, मतलब बराबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये नियम क्या कहलाएगा? कर्म विनिमयता का नियम कहलाएगा। इनके बीच में प्लस है तो ये योग कर्म विनिमय कहलाएगा। विनिमय, योग कर्म विनिमय है। ठीक है, इसी तरह से होता है प्यारे बच्चों। इसको अर्थात क्या लिख सकते हैं हम? अर्थात लिख सकते हैं कि जो भी a + b संख्या होती है इसको इस तरह से b + a करके आगे पीछे लिख सकते हैं। यही है कर्म विनिमय। इसी तरह से इसी प्रकार से होता है गुणन कर्म विनिमय। गुणन कर्म विनिमय में क्या होगा? जैसे यहाँ पर 2 × 5 लिखा मैंने, तो इसको
5 गुना 2 भी तो लिख सकता हूँ। 5 गुना 2 ये भी 10 होता है और 2 गुना 5 इसका मतलब भी 10 होता है। आगे पीछे करने से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अर्थात ये कौन सा नियम हो गया, गुणन कर्म विनिमय। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम, जैसे a गुना कोई संख्या b है तो इसको b गुणा a लिख सकते हैं ना हम आगे पीछे। अगर आगे पीछे करेंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। यही है गुणन कर्म विनिमय और योग कर्म विनिमय, ठीक है। दूसरा नियम है साहचर्यता का नियम, ठीक है। साहचर्यता का नियम क्या होता है, जैसे मान ले कोई संख्या -2, जो भी माइनस वाली संख्या होती है उसको कोष्टक के अंदर लिख लिया करो, ताकि जब भी हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमसे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस वाली संख्याओं को हमेशा छोटे कोष्टक के अंदर लिखना सीखा करो, ठीक है। जैसे -2 प्लस कोष्टक के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 प्लस -4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पीछे वाली जो 2 संख्या है ना वो कोष्टक के अंदर है, बड़े कोष्टक के अंदर है, ठीक है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम -2 प्लस 3, अब मैंने आगे वाली 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख दिया, ठीक है, और -4 को बाहर कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो पीछे वाली जो 2 संख्या कोष्टक के अंदर थी, पीछे वाली संख्याओं को छोड़ के मैंने आगे वाली संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख दिया, तब भी हमारा हल करने पर आंसर सेम ही आएगा। इसी को बोलते हैं हम योग साहचर्य। क्या बोलते हैं, योग साहचर्य, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में जोड़ना और घटाना है तो यहाँ पर कौन सा नियम हो गया, ये योग साहचर्य, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं a गुणा पीछे वाली संख्याओं को कोष्टक के अंदर रखा है तो आगे बराबर में क्या कर सकते हैं, आगे वाली 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख देना, यही योग साहचर्य कहलाता है, ठीक है। इनके बीच में प्लस है, योग साहचर्य कहलाता है, ठीक है। इस तरह से इधर देखेंगे तो पीछे वाली संख्या कोष्टक के अंदर है और बराबर में इस तरफ हमने क्या किया, आगे वाली संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख दिया है, यही योग साहचर्य कहलाता है। इस तरह से हम चेंज करके लिख सकते हैं। जब भी हम इस तरह से चेंज करके लिखेंगे तो हम हल करेंगे तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उत्तर सेम ही आएगा, ठीक है। यही योग साहचर्य कहलाता है। उसी तरह से होता है गुणन साहचर्य, ठीक है। जैसे मान ले 2 गुणा कोष्टक के अंदर मैंने 5 गुणा यहाँ पर लिख दिया -3, ठीक है, बराबर इसी। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पीछे वाली 2 संख्या कोष्टक के अंदर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आगे वाली 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख दें, 2 गुणा 5 और -3 को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। तो यही है गुणन साहचर्य। ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, गुणन साहचर्य। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों, अर्थात a गुणा कोष्टक के अंदर b गुणा c हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस पीछे वालों को छोड़कर आगे वाली संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं। यही है गुणन साहचर्य का नियम, ठीक है। अब लास्ट नियम है वितरण का नियम। अब वितरण का नियम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब वितरण का नियम समझते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि -3/4 इधर भी है और -3/4 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे कैसे, देखिए -3/4 हम बाहर निकाल लिए इस तरह से, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे और इधर क्या बचा फिर -5/6। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यही कहलाता है वितरकता का नियम।
कॉमन निकाल सकते हैं। अब कॉमन निकालने से क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी हल हो जाएगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे कोई संख्या a गुणित b है, फिर बीच में प्लस है, फिर a गुणा c आ गया। देखिए a यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन तो a बाहर निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा, b प्लस c बचेगा। b प्लस b, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इधर क्या बचेगा, c बचेगा। यही वितरकता का नियम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए a गुणा b, बीच में माइनस आ गया, फिर a गुणा c आया, तो यहाँ पर भी एक दोनों में आया, तो यहाँ से कॉमन निकाल दो। ठीक है, कॉमन निकल गया तो b माइनस सी बचेगा, फिर b माइनस सी, यही कहलाता है वितरकता का नियम। तो इस तरह से अगर हम कॉमन निकाल के हल करेंगे तो जल्दी आंसर हो जाता है। ये तीनों की तीनों नियम किसको हल करने के लिए है, परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए है। जब प्रश्नवाली के प्रश्न हल करेंगे तो वहां इनका यूज करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इतना समझिए। अब इसके बाद हम कुछ और एडिशनल जानकारी पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। एक होता है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या के लिए जीरो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। ये आपको पता होगा, योज्य तत्समक कहलाता है। अब क्यों कहलाता है, योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई भी परिमेय संख्या लेंगे हम, देखिए जैसे 3/4, अगर इसमें जीरो जोड़ देंगे तो कुछ परिवर्तन होगा, नहीं, 3/4 क्या कहलाएगा, उसमें जीरो जोड़ देंगे तब भी तो 3/4 ही कहलाएगा ना, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए परिमेय संख्या के लिए जीरो क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक कहलाएगा। उसी तरह से होता है परिमेय संख्या के लिए एक क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो ये आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी, जीरो क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है, एक क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक। किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ना चाहिए, जैसे कि प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, प्रतिलोम, बहुत सारे बच्चों को प्रतिलोम के बारे में नहीं पता होता है। प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक ही बात है। ठीक है, प्रतिलोम कहो या फिर व्युत्क्रम एक ही बात है। जैसे मैं आपको पूछूं कि 7 का प्रतिलोम क्या होगा, 7 का प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 1/7। अब 1/7 कैसे आ गया, देखिए 7 का प्रतिलोम क्या कहलाएगा, 1/7। 7 के बटे में यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसी को उल्टा करके लिख देना, यही होता है प्रतिलोम। जैसे यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। 6 किसी भी संख्या के बटे में हमेशा 1 रहता है, लेकिन हम लिखते नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, 1/6 कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 6 का प्रतिलोम क्या हुआ, 1/6। तो ये हुआ प्रतिलोम का मतलब। जैसे मान ले x का प्रतिलोम पूछा मैंने, x का प्रतिलोम बताइए या फिर व्युत्क्रम बताइए, तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 1/x। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको उल्टा पूछूं, 1/x का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/x का प्रतिलोम होगा x। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, आपको कोई पूछे कि 7 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/7 बोलना। आपको पूछे 1/x का प्रतिलोम क्या होगा, तो x बोलना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखो योज्य प्रतिलोम। मैंने पूछा आपको कि -5/6 का योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य
प्रतिलोम बताइए। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जो भी माइनस वाली संख्या होती है उसको प्लस कर देना, 5/6 कर देना, ठीक है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों माइनस वाली संख्या को प्लस में लिख देना, ठीक है, यही योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे -x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, x होगा, ठीक है। अब मैं उल्टा पूछ लूं आपको, x का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप बोलेंगे माइनस होगा। तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम के बारे में भी पता चल गया होगा। अब कुछ और एडिशनल जानकारी है जो भी वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी हम 8th क्लास से 9th क्लास में पढ़ेंगे तो हमें कुछ संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर पहली संख्या आती है प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, जो संख्या हम गिनती में यूज करते हैं। गिनती शुरू कहाँ से होती है, 1 से होती है, तो वही संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 ये चलती जाएगी अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी प्यारे बच्चों। और आपसे यहाँ पर पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संभव नहीं होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या होता है, संभव नहीं होती है, संभव नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये चलती जाएगी अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होती। क्या गिनती समाप्त होती है, कभी नहीं समाप्त होती है। इसलिए आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो संभव नहीं है। सबसे छोटी बोलेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1। उसी तरह से होती है अगली संख्या पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 इस तरह से चलती ही जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगी। तो आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बोलेंगे 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है, क्योंकि ये भी चलती जाएगी अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए कोई पूछे आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे 0, ठीक है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ये सभी की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इससे पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो में। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो संख्या जमा वाली यानी प्लस वाली 1 2 3 4, ठीक है, ये भी चलती जाएगी अनंत तक। और जो घटा वाली संख्या होती है, माइनस वाली संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3, ये संख्या सभी की सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। जो भी प्लस वाली और माइनस वाली संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको इन 3 संख्याओं के बारे में भी पता चल गया होगा। प्यारे बच्चों अब हम इस अध्याय से संबंधित उदाहरणों को हल करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण पहला है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस कोष्टक -6/11 प्लस -8/11 प्लस 5/22, ठीक है। तो अब तक हमने जितने उदाहरण पढ़े थे, जैसे वितरकता का नियम, साहचर्यता का नियम, कर्म विनिमयता का नियम, वो यहाँ पर लागू होगा। कैसे लागू होगा देख चलिए बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, ठीक है प्यारे बच्चों, हल लिखेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप कि 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22,
अगर इसको हम इस तरह से एलसीएम निकाल के हल करेंगे तब भी हल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम कर्म विनिमयता और साहचर्यता का नियम लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 7 है और इधर 21 है, तो 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो इनको इस तरफ ले आएंगे, कर्म बदल देंगे, कर्म विनिमयता का नियम लगा देंगे, यानी कि 3/7 इधर क्या है प्लस माइनस 8/21। इसको इस तरफ क्यों ला रहे प्यारे बच्चों, ताकि हम 7 और 21 का एलसीएम आसानी से ले सके, इसलिए ला रहे हैं। बीच में फिर प्लस लगाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि 11 के पहाड़े में 22 आता है, इसको इस तरफ कर लेंगे कर्म विनिमयता के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोष्टक के अंदर -6/11। मैंने आपको बताया था कि जो भी माइनस वाली संख्या होती है ना, उसको कोष्टक के अंदर लिख लिया करो, ठीक है, ताकि हमको परिमेय संख्याओं को हल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। हमने यहाँ पर क्या किया प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर इनका कर्म बदल दिया। हमने यहाँ पर कौन सा नियम लगा दिए, कर्म विनिमयता का नियम लगा दिए, विनिमय। तो यहाँ पर लिख देंगे कर्म विनिमय और साहचर्य से। ठीक है, ये नियम लगा दिए, हम कर्म बदल दिए ना इनका, इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर लेके चले गए। हमने कर्म विनिमय और साहचर्य का नियम लगा दिया, अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी परिमेय संख्या को जोड़ना हो या फिर घटाना हो, तो सबसे आसान तरीका होता है कि नीचे वाली संख्या को बराबर कर देना। इधर 21 है, तो हम इस 7 को भी 21 बना लेंगे, ताकि हल करने में दिक्कत ना हो। देखिए 7 को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 में 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 7 क्या होता है 21, तो यहाँ पर करेंगे हम 3 से गुना। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में हल करेंगे। इसको एक बार वैसे की वैसे उतार दे, 3/7 प्लस -8/21 प्लस इधर क्या है कोष्टक -6/11 प्लस 5/22। ठीक है, इस तरह से मैंने एक स्टेप और बढ़ा के लिख दिया, ताकि नीचे वाली संख्या को सेम कर सकूं और आपको बता सकूं। हमें यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर भी 21 बनाना है, यानी कि 7 में हम किससे गुणा करेंगे तो 21 बनेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, 3 7 21 होता है। जब हम यहाँ पर गुणा करते हैं ना, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, इस तरह से 3/3 का गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या बराबर हो जाएगी। बराबर होने से क्या फायदा होगा प्यारे बच्चों, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों, 9 बनेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 21। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर क्या है 8/21 है। तो इस तरह से हमने कर लिया। जब हर में सेम संख्या हो, तो बीच में अगर प्लस हो तो जोड़ देते हैं, माइनस हो तो ऊपर वाली संख्याओं को घटा देते हैं। कि 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/21 बचेगा। कहने का मतलब जब हम इतने को हल कर लेंगे, इस पूरे को हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/21 आएगा। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर भी, इधर 22 है तो इधर भी 22 बना सकते हैं ना, इधर 22 है तो इधर भी 22 बना सकते हैं। अब 11 में किससे गुणा करना पड़ेगा तब 22 बनेगा, 11 में 2 से गुणा करना पड़ेगा तब तो 22 बनेगा, 11 दूनी 22 होता है। हमने नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 6 12 माइनस के 12। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 22 हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है, और क्या है 5/22। अब हमने यहाँ पर हर में सेम संख्या हो गई, हर में सेम संख्या हो तो ऊपर वाले को अगर बीच में प्लस हो तो जोड़ देते हैं, अगर माइनस हो तो घटा देते हैं। लेकिन इधर भी माइनस है तो माइनस और प्लस क्या होता है घटता है, यानी कि 12 में से +5 को घटाएंगे हम तो क्या बचेगा यहाँ पर -7 बचेगा, और बटे में क्या था
22, तो 22 लिख देंगे। यानी कि इतने को जब हम हल करें तो यहाँ पर आ जाएगा -7/22, यहाँ पर लिखो 22। अब इसको हल कर लेंगे। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो आसान तरीका होता है इसको तिर्यक में इस तरह से गुना कर देना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से तिर्यक में गुना कर देना, इसका इधर और नीचे का नीचे। तो 22 का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 22 एकम 22, ठीक है। और 21 का 7 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से 147 होगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। और नीचे का नीचे गुना कर देंगे 21 का 22 से तो 462 आएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 147 में से 22 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 125/462 बचेगा। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब घटाया क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस घटता है, इधर 22 प्लस का है इधर माइनस का है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, -125/462 हमारा उत्तर आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम कर्म विनिमयता और साहचर्यता के नियम से आसानी से हल कर सकते हैं इतने बड़े प्रश्न को। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण दूसरा है प्यारे बच्चों, -4/5 गुना 3/7 गुना 15/16 गुना कोष्टक -14/9। इसको हल करना है तो आसानी से हल कर सकते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पर और हम यहाँ पर कर्म विनिमय और साहचर्य का नियम लगाएंगे। कर्म विनिमय और साहचर्य का नियम क्या कहता है कि हम पद को आगे पीछे कर सकते हैं, इनका कर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम ध्यान से देखेंगे 4/5 इधर, तो ये वाली संख्या से ये वाली संख्या आसानी से कट जाती है क्योंकि 4 की टेबल में 16 आता है और 5 की टेबल में 15 आता है। तो इसको हम इस तरफ लिख लेंगे, -4/5 वैसा की वैसा लिखा, हमने इसको इस तरफ लिख लिया 15/16, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले लेंगे 3/7 गुणा -14/9, ठीक। अब देखिए गुणा में क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्याओं को हम काट सकते हैं, इधर से इधर जाके भी काट सकते हैं, इधर से इधर भी किधर भी काट सकते हैं, जहां कट जाए वहां पर। तो 4 से काटते 4 एकम 4, 4 चौकी क्या होता है 16 होता है, 5 एकम 5, 5 त्रिका कितना होता है 15 होता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। ये कट गया तो यहाँ पर क्या क्या बच गया वो लिख लेंगे, बाकी ये सब कट गया है ना। कटने के बाद इधर 3 बचा, 4 बचा, 2/3 बचा। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों आप, तो 3 से 3 भी इधर कट रहा है, देखिए। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर बचा -3/4 वो लिख लेंगे। फिर गुणा इधर बचा -2/3 एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और कट रहा है प्यारे बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1/2 और ये माइनस का आ गया सर जी, तो माइनस और माइनस का गुना होता है तो प्लस बन जाता है प्यारे बच्चों, माइनस और माइनस का गुना होता है तो प्लस बन जाता है। तो प्लस को इस तरह से आगे कभी भी लिखते नहीं, हमारा जो उत्तर आ जाएगा 1/2 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से कर्म विनिमयता और साहचर्यता के नियम से हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, कर्म विनिमय का नियम लगाए थे, और कौन सा नियम लगाए थे, साहचर्य। तो इस तरह से लिख भी देना है से, ठीक है, कर्म विनिमय और साहचर्य के नियम से। तो इस तरह से प्रश्न, तो इस तरह से उदाहरण दूसरा हमने आसानी से हल कर। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कौन सी चीज कॉमन दिख रही, इधर -3/7 दिख रहा है और इधर ये दिख रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, वितरकता का नियम नहीं लगाएंगे, पहले हम कर्म को चेंज करेंगे, कर्म विनिमयता का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 गुणा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद है, ठीक है, एक पद ये और दूसरा पद ये, मतलब 3 पद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने 2/5 गुणा कोष्टक -3/7,
अब इस पूरे को इस तरफ लाएंगे, ठीक है, पूरे को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और क्या है यहाँ पर कोष्ठक के अंदर माइनस 3/7 गुणा 3/5, इस पूरे पद को ला रहे हैं और ये बच जाएगा इस तरफ 1/14। ये कौन सा नियम लगाया हमने? कर्म विनिमय, कर्म को चेंज किया हमने, विनिमय, तो यहाँ पर लिख देंगे कर्म विनिमय से, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी सेम संख्या है, यहाँ पर भी सेम संख्या है, तो हम वितरकता का नियम लगाते हैं, कॉमन निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से बताया था ना मैंने, a गुणा b प्लस a गुणा c हो, इधर भी a है इधर भी a, तो यहाँ से a कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? b प्लस c बचेगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे, -3/7 को इस तरह से यहाँ पर -3/7 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 2/5 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इधर क्या बचा? 3/5, फिर कोष्ठक को बंद करेंगे और इधर क्या बच जाएगा? -1/14। और मैंने आपको बताया था कि हर में सेम संख्या हो, हर में सेम संख्या हो, एक जैसी संख्या हो, तो बीच में प्लस हो तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो बीच में प्लस है, हर वाली संख्या सेम है, तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, 2 + 3 कितना होगा? 5/5, ठीक है। 5/5 का मतलब 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को जोड़ दिया, नीचे वाली संख्या को एक ही बार लिखते हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। इन्हें को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, ठीक है। और इधर क्या है? -3/7। जब -3/7 में हम 1 से गुणा करेंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसको हल करने पर 1 बन रहा है तो हम 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इधर क्या है? -1/14, तो यहाँ पर लिख देंगे -1/14। मैंने बताया था आपको कि हर में सेम संख्या ना हो तो उसको सेम संख्या बना भी सकते हैं। इधर 7 है इधर 14 है, 7 की टेबल में 14 आता है, कितनी बार में? 7 की टेबल में 14 आता है, 2 बार में, तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जब हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों? यहाँ पर बनेगा -6 और नीचे हो जाएगा 14, फिर इधर क्या है? -1/14, ठीक है। हर में सेम संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या को अगर बीच में प्लस हो तो जोड़ सकते हैं, माइनस हो तो घटा सकते हैं, ठीक है। और हर वाली संख्या को एक ही बार लिख देते हैं इस तरह से, इधर भी 14 इधर भी 14, तो एक ही बार लिख दो। देखिए माइनस और माइनस जुड़ता है, -6 और -1 कितना हो जाएगा? -7, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा प्यारे बच्चों? 2 बार में कट जाएगा, 7 × 7 7 × 14, और माइनस का माइनस लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? -1/, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर्म विनिमयता और वितरकता के नियम से आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर तीनों उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अब आते हैं बारी प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न की। तो प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कहने का मतलब इनमें कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है वो लिखना है। पहला जो भाग है प्यारे बच्चों, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। तो इसमें क्या किया गया है प्यारे बच्चों? 1 का गुणा किया गया है। तो 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक है, मैंने आपको बताया था गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। इस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में ध्यान से देखें, दूसरे भाग में देखें, -13/17 गुणा -2/7 बराबर, इसको पलट के लिख दिया गया है, कर्म को बदल के लिख दिया गया है। -2/7 को आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। मैंने आपको बताया था ना, a गुणा b बराबर b गुणा a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गुण का प्रयोग किया गया प्यारे बच्चों? पद को बदल दिया, कर्म को आगे पीछे कर दिया। गुणन
कर्म विनिमय, है ना, गुणन कर्म विनिमय। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे वाले प्रश्न, आगे वाले भाग में क्या है, -19/29 गुणा 29/-19। इसमें 19/29 को उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का उपयोग किया गया है ना, गुणधर्म। तो इस तरह से लिख देना है आपको। ठीक है, इतना ही लिखना था प्रश्न 1 में कि इनमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया है। ठीक है, तो आई होप पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 कोष्टक 6 गुणा 4/3 कोष्टक को कोष्टक 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, पीछे वाली संख्या 2 कोष्टक के अंदर है। ठीक है, लेकिन आगे इसको क्या कर दिया, आगे वाली संख्या को कोष्टक के अंदर लिख दिया और इसको बाहर कर दिया। गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, ये गुणधर्म के उपयोग से इस प्रश्न को इस तरह से हल किया गया है। क्या होता है गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, जैसे a गुणा b, पीछे वाली 2 संख्या कोष्टक के अंदर है गुणा में, तो इसको हम आगे वाली 2 संख्याओं को कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं और बाहर लिख सकते हैं लास्ट वाली संख्या को, तीसरी संख्या को। पहले पीछे वाली 2 संख्या कोष्टक के अंदर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, आगे वाली 2 संख्या कोष्टक के अंदर हो जाएगी। तो ये ऐसी संख्या, ये ऐसे गुणधर्मों को क्या कहते हैं हम, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, तो आई होप प्रश्न दूसरा का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने परिमेय संख्या का परिचय भी पढ़ा और प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल किया और साथ में उदाहरणों को भी हल किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी तरह से कक्षा 8वीं के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।